हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि क्लास 10th का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए फॉर सीबीएसई बोर्ड के लिए बोला जाए या फॉर डब्ल्यूबीसी क्या बिहार बोर्ड के लिए बोला जाए, हर बोर्ड के लिए ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज रिप्रोडक्शन से रिलेटेड टॉपिक। रिप्रोडक्शन चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर चुके थे अपना, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस हम लोग कर रहे थे, ठीक है। एज पर एनसीईआरटी मैं आप लोगों को डिटेल्स देती जा रही हूँ कि क्या क्या टर्म्स इसमें आते हैं, और हो सकता है कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी मैं आप लोगों को बताऊँ, ओके। क्योंकि बच्चों के मन में बहुत सारा इच्छा रहती है कि और क्या क्या है इसके बारे में, ये सारे टॉपिक्स मैं जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को ये सारा टर्म्स एकदम क्लियरली बताना चाहती हूँ कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्या क्या टर्म्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आप लोग चाहे बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयारी करें या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करें, हर टॉपिक में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से टर्म्स पहले मौजूद होते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही आप लोग को बताया है कि जब भी हम लोग कोई सिस्टम करते हैं तो सिस्टम में हम लोग इंक्लूडिंग ऑर्गन्स को जरूर से जरूर मेंशन करते हैं, ठीक है। और रही बात सिस्टम का वर्क का, फंक्शन का, तो फंक्शन क्या होगा, जनरली जो सिस्टम का नाम है उसी से रिलेटेड उसका फंक्शन होगा। तो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मेल्स में, यानी कि ह्यूमंस के जो मेल्स कैटेगरी होते हैं, जो कि गैमेट स्पर्म अपने अंदर कंटेन किए हुए रहते हैं, उनमें क्या होता है कि उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो फीमेल्स की अपेक्षा थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है ये आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेल के ऊपर, ठीक है। तो मेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कौन कौन से बॉडी ऑर्गन्स को वो कंसिस्ट किए रहते हैं, इसे पहले हम लोग मेंशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग इसमें करेंगे द सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ कौन कौन से ऑर्गन्स ये अपने अंदर कंसिस्ट किए रहता है, पहले हम लोग ये टर्म करेंगे, ओके। तो कौन से ऑर्गन्स इसमें कंसिस्ट है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर पॉइंट वाइज करेंगे इसे। नंबर 1 इसमें आता है द स्क्रोटम, नंबर 2 आता है टेस्टिस, ओके। नंबर 3 आता है इसमें एपिडिडाइमिस, देन नंबर 4 है हमारा वास डिफरेंस, नंबर 5 है हमारा एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ठीक है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स, एंड नंबर 6 है हमारा दैट इज पेनिस, ओके। ये कुछ टर्म्स है इसमें इंपॉर्टेंट। हाँ, एक और टर्म मैंने वो लिखा नहीं, इसके पहले होगा एक टर्म दैट इज यूरेथ्रा, ओके। तो ये सारे ऑर्गन्स मिल करके क्या बनाते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, जो कि मैंने ये डायग्राम में बनाया है। अभी मैं आप लोगों को ये सारे ऑर्गन्स को मेंशन करूंगी, ठीक है। पहले तो मैं उसका डिटेल दूंगी, उसके बाद उस ऑर्गन को लोकेट करूंगी इस डायग्राम में कि कहाँ पर वो ऑर्गन मौजूद है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो टर्म है दैट इज स्क्रोटम। और हाँ, सबसे पहले आप लोग ये सोच के इस टर्म को पढ़िएगा कि ये आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसे सीरियसली पढ़िएगा, सीरियसली समझिएगा कि क्या टर्म्स मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ, ओके। और हर एक एग्जाम, हर एक क्वेश्चन आप लोगों का सॉर्ट आउट होता जाएगा। ये इसमें मैं आप लोगों को थोड़ा हाई लेवल का भी बता सकती थी, लेकिन उतना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, आप लोगों के लिए अप टू 10th लेवल मेन है, वही मैं आप लोगों को भी वीडियो दे रही हूँ, ठीक है। इसके बाद जरूरत पड़ेगा तो मैं इसका अदर लेवल भी बनाऊंगी, ठीक है। तो द टॉपिक इज दैट द स्क्रोटम, जो सबसे फर्स्ट ऑर्गन है स्क्रोटम। स्क्रोटम कौन सा ऑर्गन है और इसका क्या वर्क फंक्शन है, क्या इसके लिए ये क्यों जरूरी है, ठीक है, मेल्स में स्क्रोटम का होना क्यों जरूरी है। तो हम लोग सबसे पहले स्क्रोटम के लिए एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि स्क्रोटम है क्या। स्क्रोटम का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यही है कि ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। स्क्रोटम इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। सबसे पहला टर्म तो हमारा ये हो गया। दूसरा टर्म है कि इसकी ज़रूरत क्यों है, ये आउटसाइड ऑफ द बॉडी अगर है तो इसकी ज़रूरत क्यों है, और इसमें क्या ऐसा इंपॉर्टेंट वर्क होता है कि इसको हम लोग इंक्लूड करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में।
क्योंकि इसी में जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसका कंटेनमेंट इसी में होता है। ठीक है, मीन्स कि जो हम लोग जानते हैं, मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों से मेंशन किया था कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल्स का कौन सा होता है, दैट इज टेस्टिस होता है। ठीक है, तो टेस्टिस कहाँ पे रहता है, टेस्टिस मेल्स के स्क्रोटम में मौजूद होता है। ठीक है, ये क्या किया रहता है, इट कंटेन्स टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस क्या है वो मैंने आपको पहले भी बताया था, इस यहाँ पर भी मैं मेंशन कर देती हूँ, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है टेस्टिस। तो टेस्टिस को प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्यों कहा जाता है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि ये दोनों काम करता है। कौन सा दो काम करता है, ये एक काम तो करता है स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब कि स्पर्म बनाने का काम करता है, और दूसरा काम ये करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाने का काम ये करता है। ठीक है, टेस्टिस में ही टेस्टोस्टेरोन भी बनता है और स्पर्म भी बनता है, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। और दूसरी बात, ये स्क्रोटम में ही क्यों है, इसका एक क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है, क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ऐसे कि टेस्टिस स्क्रोटम में ही क्यों रहता है, बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर। ठीक है, क्या होता है कि स्क्रोटम का टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर के से तकरीबन 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप लोग जानते हैं, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ह्यूमन बीइंग का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, तो आप लोग आंसर करेंगे लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है कि नहीं होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि टेस्टिस जो कि स्क्रोटम में रहता है उसको 37 नहीं, ओनली 35 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत है। ठीक है, क्यों, स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ लेस देन 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देन आवर बॉडी। ठीक है, हमारे जो पर्टिकुलर अपर बॉडी है उससे 2 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर की जरूरत होती है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, इसलिए ये टेस्टिस जो होता है ये स्क्रोटम में ही रहता है और स्क्रोटम में रहकर ही स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है हमारा, ये क्वेश्चन भी हमारा कई बार आ चुका है। तो इसका जो आंसर है वो यही है कि टेस्टिस इज in scrotum because of sperm production। ठीक है, because of sperm production that needed 2 डिग्री सेल्सियस less temperature than our body टेम्परेचर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपको अच्छे से डिटेल भी बता दिया इसका कि क्या होता है, क्यों ये ऐसा होता है। अब दूसरी बात ये कि ये टेस्टिस आखिर कब स्क्रोटम में पहुंचता है, कब स्क्रोटम में पहुंचता है, क्या ये हमारे जन्म से ही रहता है ऐसा, तो इसका आंसर है यस। ये भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टर्म बता रही हूँ, आप लोग इसे समझ के रखिएगा बात को। कई इंसान ऐसे होते हैं जिनमें स्पर्म का प्रोडक्शन मुमकिन नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं मुमकिन होता है, क्योंकि उनका जो टेस्टिस होता है वो स्क्रोटम में जा ही नहीं पाता है। ठीक है, तो जस्ट इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा बताती हूँ बाय द डायग्राम। ओके, देखिए, दिस इज द टेस्टिस, ये जो अंदर का राउंड स्ट्रक्चर है ये है हमारा टेस्टिस, और ये जो बाहरी पाउच लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम लोग कहते हैं स्क्रोटम। ठीक है, स्क्रोटम। क्या हुआ कि ये टेस्टिस पहले जब एक बेबी मदर के वॉम्ब में ही रहता है, ठीक है, अप टू 7th मंथ, 7वें मंथ तक जब वो अपने मदर के वॉम्ब में ही रहता है एक लड़का, तो क्या होता है कि उसका जो ये टेस्टिस होता है ये उसके यहाँ पे मतलब कि क्या कह सकते हैं हम लोग, स्टोमक में, पेट में उसके रहता है। ठीक है, यहाँ अंदर ऊपर में रहता है, ऊपर से ये डिसेंड कर जाता है नीचे स्क्रोटम में। ठीक है, डिसेंड कर जाता है। अगर वो डिसेंड नहीं करेगा तो उस इंसान का क्या हो जाएगा प्रॉब्लम कि उसको हाइपरथर्मिया कहा जाता है। ठीक है, उस इंसान में स्पर्म का प्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगा, मतलब कि वो कभी पिता नहीं बन पाएगा, उसमें कभी भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा।
ठीक है। तो वो बेबी डेवलपमेंट के लिए एप्रोप्रिएट नहीं होगा, स्टेराइल ह्यूमन वो कहलाएगा, ठीक है। ऐसा प्रॉब्लम उसके अंदर क्रिएट हो सकता है। तो ये चीज़ कब उसके अंदर डेवलप हो जाता है एक बच्चे में? 7th मंथ में ही, जब वो मदर के वॉम्ब में रहता है, मतलब बचपन में ही, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चा जन्म से ही स्पर्म प्रोडक्शन करता है, ये नहीं है। ये स्पर्म प्रोडक्शन का काम कब से होता है ये भी मैंने आपको बताया था, आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। प्यूबर्टी के बाद स्पर्म प्रोडक्शन का काम होता है। लेकिन हाँ, उसका काम है, मतलब डिसेंड होने का काम, वो बचपन में ही हो गया है। टेस्टिस हमारे पेट से, मतलब मेल के पेट से स्क्रोटम में जा चुका है, ठीक है। जन्म के ही टाइम वो जा चुका है, और उसके बाद फिर अपने जो भी 13 से 14 साल का एज होता है प्यूबर्टी का, उस एज के बाद उसका स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, अगर नॉर्मल है तो। और अगर नॉर्मल नहीं है तो वो लड़का क्या हो जाएगा? वो स्टेराइल हो जाएगा, उसका स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा अबाउट ऑल ओवर स्क्रोटम के बारे में। नेक्स्ट जब हम लोग टेस्टिस के बारे में करेंगे, तो टेस्टिस में तो कुछ बात रही ही नहीं बताने के लिए। टेस्टिस में सबसे पहला ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये सबसे पहले टेस्टिस कितने होते हैं एक मेल में, टेस्टिस क्वांटिटी में कितने होते हैं? तो हम लोग आंसर करेंगे 1 पेयर, ठीक है। 1 पेयर होते हैं ये, 1 पेयर, ओके। 1 पेयर ये क्या करता है? तो ये 2 वर्क्स करता है। क्या करता है? एक स्पर्म प्रोडक्शन करता है, स्पर्म प्रोडक्शन, और दूसरा वर्क क्या करता है? ये टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन करता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, ओके। सो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ओके। इसे हम लोग प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, बिकॉज ये अगर नहीं रहेगा तो रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो टेस्टिस का तो टर्म आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अगर किसी इंसान का टेस्टिस निकाल देना पड़ता है किसी कारणवश, ठीक है, अगर किसी इंसान का टेस्टिस निकाल देना पड़ता है, दैट इज रिमूवल ऑफ टेस्टिस, तो उसे क्या कहते हैं? उसे भी एक अदर नेम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्किडेक्टोमी, ठीक है। ऑर्किडेक्टोमी, ठीक है। ऑर्किडेक्टोमी क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टेस्टिस, ठीक है, रिमूवल ऑफ टेस्टिस, ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट नहीं है। टेस्टिस कहां प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन द स्क्रोटम। ये मैंने लिखा नहीं, लेकिन आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। प्रेजेंट इन द स्क्रोटम, ठीक है। क्वेश्चन आता है स्क्रोटम में ही क्यों प्रेजेंट होता है? तो बिकॉज ऑफ लेस टेम्परेचर, ठीक है, बिकॉज ऑफ लेस टेम्परेचर देन फुल बॉडी, ठीक है। ये हम लोग आंसर इसका करेंगे। अब यहाँ तक क्लियर है सबका? यहाँ तक आई थिंक सो कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्टली करते हैं। हमारा स्क्रोटम हो गया, हमारा टेस्टिस हो गया, 2 टर्म्स हो गया हमारा। नेक्स्ट अब हम लोग करते हैं द एपिडिडाइमिस, ठीक है। अब एपिडिडाइमिस के बारे में क्या है इंपॉर्टेंट टर्म्स, चलिए इसे भी हम लोग कर लेते हैं। एपिडिडाइमिस अगर हम लोग बोलें तो ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, कॉइल्ड वायर लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? तार की तरह, तार की तरह कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, जो कि यहाँ पे मैंने बनाया है, देखिए दिस वन, ये यहाँ पे कॉइल्ड स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, इसे हम लोग कहते हैं एपिडिडाइमिस, ठीक है। एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस एक तरह से मतलब कि टेस्टिस के बाद फर्स्ट वायर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और भी समथिंग होता है, बट उतना डिटेल आप लोग को नहीं जानना, अभी फर्स्टली हमारा यही जानना है, एपिडिडाइमिस। और हाँ, टेस्टिस में मैंने एक और टर्म आपको मिस कर दिया, दैट इज लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल्स टेस्टिस में मौजूद होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं? वो मतलब रिप्रोडक्शन के काम में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है द एपिडिडाइमिस में हम लोग क्या करेंगे? एपिडिडाइमिस के लिए अगर हम लोग लिखें एपिडिडाइमिस के लिए अगर हम लोग लिखें तो सबसे पहला क्वेश्चन कि एपिडिडाइमिस का क्वांटिटी कितना है, 1 और 2, तो द आंसर शुड बी 2, बिकॉज 2 टेस्टिस है तो 2 एपिडिडाइमिस निकलेगा, ठीक है। 2 टेस्टिस है। ये जो मैंने डायग्राम आपको बना के दिखाया ये ओनली 1 साइडेड डायग्राम है, ठीक है, 1 साइडेड डायग्राम। तो 1 साइडेड डायग्राम में आपको एक ही पार्ट दिखाई दे रहा है, दूसरा पार्ट हमारा नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो उससे आप समझिएगा ये ओनली 1 टेस्टिस है, ये ओनली 1 एपिडिडाइमिस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 1 पेयर
एपिडिडाइमिस, ठीक है, पेयर में होता है, 1 पेयर। अब ये स्ट्रक्चर कैसा है, ये स्ट्रक्चर है कॉइल्ड, ठीक है, कॉइल्ड वायर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और साथ ही साथ इसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर, लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या है ये, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये कैरी आउट करता है स्पर्म को, ठीक है, स्पर्म को लेकर चलता है। कहाँ तक ये जाएगा स्पर्म को लेकर के, ये जाएगा अप टू वास डिफरेंस तक लेकर के, ठीक है, वास डिफरेंस तक लेकर जाएगा। अब देखिए वास डिफरेंस कहाँ पर है, ये है एपिडिडाइमिस। इसके बाद देखिए सेकेंड वायर लाइक स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ, दैट इज कॉल्ड वास डिफरेंस, ठीक है, वास डिफरेंस। अब वास डिफरेंस क्या करेगा, वास डिफरेंस लगभग मतलब एपिडिडाइमिस में जब स्पर्म रहेगा, जैसे कि टेस्टिस से स्पर्म रिलीज हुआ, टेस्टिस से वो पहुंचा एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस में टेम्पोररीली मतलब कुछ समय के लिए वो रहेगा, उसके बाद वहां से वो वास डिफरेंस तक जाएगा, ठीक है। ये आपको सारा वायर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा, मैं इसी को मेंशन कर रही हूँ अभी। नेक्स्ट टाइम हमारा आया है यहाँ पे एपिडिडाइमिस हो गया, दैट इज वास डिफरेंस। एपिडिडाइमिस में कितने टाइम के लिए रहा स्पर्म, दैट इज टेम्पोररीली रहा, टेम्पोररीली, ठीक है, थोड़े समय के लिए रहा। नेक्स्टली जब वो अगले स्टेप में पहुंचा, दैट इज इन वास डिफरेंस, तो वास डिफरेंस में ये लगभग 3 महीने तक रहेगा। अब हम लोग करेंगे वास डिफरेंस, ठीक है। जब वास डिफरेंस करेंगे तो वास डिफरेंस भी आपका सिंपली आप लोग समझिए कितने होंगे, क्या वो 1 होगा या पेयर होगा, बताइए क्या हो सकता है, दैट इज ये भी हमारा 2 होगा। यहां से देखिए ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ, दिस इज कॉल्ड वास डिफरेंस। तो ये वास डिफरेंस तो एक टेस्टिस का है ना, तो दूसरे टेस्टिस का भी तो होगा वास डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वास डिफरेंस भी 1 पेयर हो गया, ठीक है, 1 पेयर वास डिफरेंस हुआ। वास डिफरेंस में क्या होगा, वास डिफरेंस में कैरी आउट होगा स्पर्म फिर से, ठीक है। अब वो कहां से लेगा स्पर्म, अब वो एपिडिडाइमिस से कलेक्ट करेगा। एपिडिडाइमिस ने कहां से कलेक्ट किया था, टेस्टिस से कलेक्ट किया था, ठीक है। तो आफ्टर इसके एपिडिडाइमिस के बारे में कहां से कलेक्ट करेगा, कलेक्ट स्पर्म फ्रॉम एपिडिडाइमिस, ठीक है, कलेक्ट स्पर्म फ्रॉम एपिडिडाइमिस। और ये अपने अंदर स्पर्म को लगभग 3 महीने तक स्टोर करने का कैपेसिटी रखता है, 3 मंथ स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है, 3 मंथ स्टोरेज कैपेसिटी। और यही मेन कैनल का काम करता है, स्पर्म को फ्लो ऑफ करने का मेन वर्क ये वास डिफरेंस का ही होता है, ठीक है। तो हमारा कई बार क्वेश्चन आता है, ये नसबंदी वर्ड आप लोग सुने होंगे, दैट इज इन मेल्स और फीमेल्स नसबंदी बोल के प्रोसेस होता है, ऑपरेशन कर देना, मतलब कि से वो क्या कहते हैं बच्चा वो बेबी नहीं होने के लिए कोई एक ऑपरेशन होता है ना, वो कराया जाता है। तो वो कराने का मतलब क्या है कि अगर मेल्स में कराया जाएगा तो उसके वास डिफरेंस को कट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वास डिफरेंस को जब कट कर दिया गया तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि उसका जो स्पर्म है वो वास डिफरेंस से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि वास डिफरेंस में कट लग चुका है, ठीक है। तो इस कारण से इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिमूवल ऑफ वास डिफरेंस इज कॉल्ड वासेक्टोमी, ठीक है। इसे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं वासेक्टोमी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ वास डिफरेंस, ठीक है। रिमूवल ऑफ वास डिफरेंस इज कॉल्ड वासेक्टोमी। और ये प्रोसेस कब जरूरी है, जब किसी पेरेंट्स को, किसी मेल को अब मतलब बेबी प्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, तब वो ये काम अपने बॉडी में करवा सकता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि उसका स्पर्म उसके मतलब स्पर्म से बेबी प्रोडक्शन का काम नहीं होगा, लेकिन हाँ बाकी वर्क्स उसके सारे नॉर्मल रहेंगे, ठीक है। बाकी रिप्रोडक्शन का काम उसका नॉर्मल रहेगा, बट उसका जो बेबी प्रोडक्शन है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वास डिफरेंस के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अब एसोसिएटेड ग्लैंड्स को हम लोग करते हैं देखिए, अब हमारा टर्म आया एसोसिएटेड
ग्लैंड्स, ठीक है। एसोसिएटेड ग्लैंड्स का मतलब वो ग्लैंड्स जो इस पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सम्मिलित हैं, ठीक है। तो कौन कौन से ग्लैंड्स हैं? इसमें हमारे 3 ग्लैंड्स आते हैं, दैट इज नंबर वन है हमारा सेमिनल वेजिकल, सेमिनल वेजिकल्स। नंबर 2 है हमारा दैट इज प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड्स। और नंबर 3 है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, ठीक है। 3 ग्लैंड्स हैं जो कि इसमें हेल्प करते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन काम में हेल्प करते हैं इन मेल्स। तो ये 3 ग्लैंड्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला सेमिनल वेजिकल्स, नेक्स्ट है प्रोस्ट्रेट ग्लैंड एंड नेक्स्ट वन इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो इन सबको सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। सेमिनल वेजिकल द लार्जेस्ट ग्लैंड एंड पेयर्ड ग्लैंड, क्या हम लोग कहेंगे? पेयर में होता है, लार्जेस्ट एंड पेयर्ड, ठीक है। लार्जेस्ट भी है और 2 है, ठीक है। ईच वॉस डिफरेंस से लगा हुआ एक हमारा इसका मेल्स का सेमिनल वेजिकल होता है। देखिए दिस वन इज द कॉल्ड सेमिनल वेजिकल्स, ठीक है, सेमिनल वेजिकल्स। तो सेमिनल वेजिकल्स 2 हैं और लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रोस्ट्रेट ग्लैंड। देखिए प्रोस्ट्रेट ग्लैंड ओनली 1 होता है, ठीक है, अनपेयर्ड होता है प्रोस्ट्रेट ग्लैंड। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट वन है द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है। देखिए ये भी पेयर्ड होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि मैम ये ग्लैंड्स का वर्क क्या है? क्या है ये ग्लैंड्स का वर्क कि इसे भी इसे एसोसिएट किया गया? तो ग्लैंड्स एक्चुअली में हमारे बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, बहुत सारे वर्क्स करते हैं वो सब। और ये जो ग्लैंड्स है, ये इन ग्लैंड्स का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है, दैट इज फॉर स्विमिंग ऑफ स्पर्म, ठीक है। स्पर्म को मूव करने के लिए इन ग्लैंड्स के लिक्विड के सेक्रेशंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये ग्लैंड्स जब सेक्रेट करेंगे, अपने लिक्विड्स को सेक्रेट करेंगे, तो उस समय स्पर्म उन सेक्रेशंस में मिल करके सेमेन नाम से जाना जाता है, ठीक है। आप लोग जानते होंगे द वर्ड सेमेन। सेमेन क्या होता है? सेमेन होता है, सेमेन स्पर्म प्लस सेक्रेशंस ऑफ ऑल ग्लैंड्स, ठीक है, ऑल एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ठीक है, दैट इज सेमिनल वेजिकल, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये करता क्या है कि ये स्पर्म को लुब्रिकेशन भी देता है, ये स्पर्म को मतलब काफ़ी ज़्यादा मोटेलिटी भी देता है और उसे मतलब कि क्या कह सकते हैं हम लोग कि स्ट्रॉन्ग भी बनाता है, ठीक है। ये सारा काम करने का काम कौन करता है? तो इन तीनों ग्लैंड्स का सेक्रेशन से ये सारा काम होता है। तो इसमें जब स्पर्म मिक्स हो जाएगा तब स्पर्म क्या कहलाएगा? तब स्पर्म सेमेन कहलाएगा। जब स्पर्म लिक्विड के रूप में हो जाता है तब उसे हम लोग सेमेन नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये स्ट्रक्चर हो गया कंप्लीट। अब हमारा स्ट्रक्चर आएगा दैट इज दिस वन इज कॉल्ड, इसे हम लोग कहते हैं ब्लैडर, ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर जहाँ यूरिन कलेक्ट होता है, ठीक है। और नेक्स्ट वन, ये जो लास्ट वायर लाइक स्ट्रक्चर है इसका नाम है यूरेथ्रा, ठीक है, यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा क्या है? देखिए ये यूरेथ्रा हमारा 7 नंबर पॉइंट है। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा को भी मैं मेंशन कर देती हूँ। यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ये जो है ये दोनों काम करता है। ये यूरिन को भी पास करने का काम करता है और सेमेन को भी पास करने का काम करता है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं एक अलग नाम से इसे हम लोग कहते हैं दैट इज कॉल्ड यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, ओके। इसे हम लोग कहते हैं यूरेथ्रा को इन मेल के बॉडी में यूरेथ्रा इज कॉल्ड यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि ये वो पार्ट है, ये वो पासेज है जहां से यूरिन भी पास हो रही है और साथ ही साथ सेमेन भी पास होता है, ठीक है। तो सिंस की दोनों टर्म्स एक ही पासेज से पास हो रहा है इसलिए हम लोग यूरेथ्रा को यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट कहते हैं, यूरिनो फॉर यूरिन एंड जेनाइटल फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो यूरेथ्रा इज कॉल्ड यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। यूरेथ्रा कितने होंगे तो आप लोग को पता होगा, यूरेथ्रा भी उसका मतलब मेल का ओनली 1 होता है, यानी कि अनपेयर्ड होता है। यूरेथ्रा भी अनपेयर्ड होता है,
ठीक है, अनपेयर्ड यूरेथ्रा। देन यूरेथ्रा के बाद द स्पर्म गोज टू पेनिस, ठीक है, पेनिस इसका लास्ट स्टॉपेज है, उसके बाद इसका रिप्रोडक्शन का वर्क स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप लोगों को बाय स्ट्रक्चरली, बाय रिटन वर्क मैंने सब कुछ समझाने की कोशिश की है। इससे ज़्यादा आई थिंक सो क्लास 10th के सिलेबस में आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, और जो भी आप लोगों को मतलब कि प्रॉब्लम्स हो आप लोग समझ सकते हैं। इससे ज़्यादा आई थिंक सो कि एनसीईआरटी बुक में भी नहीं दिया हुआ है और किसी अदर 10th लेवल के बुक में भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर आप लोग को इस तरह से समझ में आ रहा हो, अच्छे से आप लोग को एकदम क्लियर हो रहा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी को ज़रूरत हो तो उसे सब्सक्राइब करने के लिए फोर्स भी कीजिए। ओके, थैंक यू।